गुरुश्रेष्ठ लाइब्रेरी में एक डेस्क पर बैठे एक लाल रंग की डेयरी पर पढ़ रहे थे। सभी को आता देख गुरुश्रेष्ठ उन्हें अपने सामने वाली टेबल पर बैठने को कहते हैं। आर्यन, आशीष, सानिया और शौर्य गुरुश्रेष्ठ के सामने जाकर बैठ जाते हैं और गैलन गुरुश्रेष्ठ की बगल में। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, कल जिन दो लोगों ने हमला किया था मुझे उनके बारे में पता चल चुका है। शौर्य कहता है, बताइए गुरुजी, कौन थे वो? गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, वो दोनों सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट थे और वो अपने बॉस जेडो के कहने पर आए थे। शौर्य आश्चर्य से पूछता है, कौन है ये जेडो? मैंने इंदुमती जी से इस नाम का जिक्र सुना था। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, उसी के बारे में बताने के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया गया है। बात 35 साल पुरानी है। सब ध्यान से सुनना और कोई मुझे बीच में टोकना मत। सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। सभी का ध्यान इस वक्त गुरुश्रेष्ठ के शब्दों पर था। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, अब से 35 साल पहले जब मैं यानी वीर त्रिवेदी और इंदुमती अपने पिता देवचंद त्रिवेदी जी से हमारा पारिवारिक मार्शल आर्ट्स सीख रहे थे। हम हमेशा की तरह अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दिन एक अनजान व्यक्ति हमारी एकेडमी में आया। वो जेडो था। उसने हमारे पिता से मार्शल आर्ट सीखने की लाख विनती की, जिस पर पिताजी भी उसे सिखाने के लिए राजी हो गए। हम साथ में ही प्रैक्टिस करते थे। जेडो कभी भी ज्यादा बात नहीं करता था, वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। मैंने हमेशा उसके चेहरे पर एक डर देखा, पर उसकी वजह मैं कभी नहीं समझ पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे पिता ने हमारी योग्यता के आधार पर हमें रैंक दी थी। जेडो ने रैंक 1 प्राप्त की थी और मैंने रैंक 2। 29 फरवरी साल 1988, काठमांडू, नेपाल। जेडो अपना सामान पैक करने के बाद मेरे पास आया। ये पहली और आखिरी बार था कि जेडो मुझसे बात करने आया था। जेडो ने कहा, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मेरी बात सुनने के बाद तुम फैसला करना कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। वीर गुरुश्रेष्ठ ने कहा, जेडो बताओ, क्या बात करनी तुम्हें? मैं सुन रहा हूं। जेडो ने कहा, तुम एक अद्भुत योद्धा हो वीर, और मुझे मेरा मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। एक बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। वो किसी भी पल हमला कर सकते हैं। वीर ने कहा, कैसा खतरा और तुम किसकी बात कर रहे हो? जेडो ने कहा, परग्रही यानी एलियन। वो पृथ्वी को नष्ट कर देंगे अगर हमने खुद को मजबूत नहीं बनाया। वीर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एलियन हम पर हमला करेंगे? और तुम मुझसे क्या चाहते हो? जेडो ने कहा, मैं एक आर्मी बनाना चाहता हूं ताकि हम उनका मुकाबला कर सके। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम ये जल्दी कर सकेंगे। जीवयुद्ध एक अद्भुत किताब है, पर इससे सीखना हर किसी की बस की बात नहीं। तुम ही बताओ, हमें 18 साल लग गए इसे सीखने में। लेकिन मेरा पास एक आइडिया है जिससे लोग इस विद्या को जल्दी सीख सकेंगे। अगर एक बार हमारी आर्मी तैयार हो गई तो हम उन एलियन से पृथ्वी को बचा सकते हैं। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, अच्छा तो तुम हमारी इस पौराणिक मार्शल की किताब को बाहरी दुनिया में उजागर करने चाहते हो? और किस लिए? अपने उस मकसद के लिए जो बेबुनियाद है। जेडो ने कहा, मेरा यकीन करो, वो एलियन बहुत खतरनाक है और वो पृथ्वी का नामोनिशान मिटा देंगे। तुमको एलियन के अस्तित्व पर यकीन नहीं है क्या? वीर ने कहा, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि एलियन होते हैं या नहीं, पर मैं एक बात जानता हूं। जब हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम बेवजह ही डर रहे हो। जेडो ने कहा, तुमसे किसने कहा कि हमने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है? वीर आश्चर्य से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जेडो ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, उनका ग्रह तबाह करके आया हूं और अब वो बदला लेना चाहते हैं। असगरराज रोज मेरे सपने में आता है और एक ही बात कहता है
कि वो बदला लेगा और हमारी दुनिया को खत्म कर देगा। वीर गुरु श्रेष्ठ जेडो की बात सुन चौंक जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। वीर कहता है, मेरे ख्याल से तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें अपन इलाज कराने की जरूरत है। जेडो ने कहा, तुम चेहरे के हाव भाव पढ़ सकते हो। फिर बताओ पढ़ के कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। वीर कहता है, हाँ तुम सच कह रहे हो पर यह मुमकिन नहीं है। जेडो कहता है, पर यह सच है और उनका आना भी सच है। वीर ने कहा, कैसे? बताओ कैसे? वो एलियन किस ग्रह से आएंगे और तुम वहां तक कैसे पहुंचे? और वो कैसे दिखते हैं? जेडो ने कहा, सन 1930 की बात है, जब मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता से मिलने गांव आया था। मैं घर पहुंचा ही था कि अचानक सूर्य ग्रहण हो जाता है और आसमान से एक चमकीला और कैप्सूल के जैसी दिखने वाली स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान मेरे आंखों के सामने उतरती है और उसके अंदर से एलियन बाहर आते हैं। वो एलियन दिखने में किसी अजगर की तरह है। उनका कमर से नीचे का हिस्सा पूरा सांप की तरह है और कमर के ऊपर का इंसानों की तरह। उनकी पलकें काफी बड़ी थी जिससे उनकी आंखें कम खुली हुई थी। गहरी हरी चमड़ी, बड़ी खोपड़ी। उनके हाथ में तलवार जुड़ी हुई थी। उन्होंने आते ही सबको मारना शुरू किया। वो केवल 4 थे और उन्होंने पूरे गांव को शमशान बना दिया। मैं डरकर उन्हीं की स्पेस शिप में छुप गया था और इत्तेफाक से मैं उनके प्लैनेट जा पहुंचा। वो लोग रेड प्लैनेट से आए थे। वहां मैंने बहुत अजीब व गरीब घटनाएं देखी जिनसे मेरा दिल दहल गया। मैंने जैसे तैसे उनका भरोसा जीता और एक दिन उन्हें धोखा देकर उन्हीं की स्पेस शिप लेकर वापस पृथ्वी आ गया। आने से पहले मैंने वहां सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया था। मुझे लगा था कि अब वो कभी दोबारा पृथ्वी पर नहीं कर सकेंगे, लेकिन रेड प्लैनेट का राजा अजगर राज रोज मेरे सपने में आता है और सब खत्म करने की धमकी देता है। वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए जब मैं जाग रहा होता हूँ वो तब भी मेरे दिमाग में अपनी बात पहुंचाता है। सर्वनाश सर्वनाश, यही शब्द मेरे मन में गूंजते रहते हैं। कहानी के राज खुल रहे हैं। अगला एपिसोड पढ़े और दोस्तों रिव्यू देना न भूले। वीर यानी कि गुरु श्रेष्ठ जेडो की बात सुन हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें शोक लगता है। वो बिना पलके झपकाए जेडो को ही देख रहे थे। जेडो बार बार गुरु श्रेष्ठ को आवाज देता है पर वो उसकी बात नहीं सुनते और बस उसे ही देखते रहते हैं। जेडो वीर के थप्पड़ मरता है जिससे वीर को होश आ जाता है। जेडो कहता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? वीर हाँ में सिर हिलाता है। तो फिर मुझे बताओ, किया तुम सुपर सोल्जर की आर्मी बनाने में मेरा साथ दोगे? वीर गुस्से में कहता है, चुप, एकदम चुप, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मैं सोचता था कि तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। पर अब मुझे खुशी है कि अच्छा है तुमने 18 साल तक अपना मुंह बंद रखा, वरना रोज मुझे तुम्हारी ये बकवास सुननी पड़ती। जेडो ने कहा, इंसानी दिमाग सच सुनने का आदी नहीं है, इसलिए तुम सच को बकवास समझ रहे हो। तुम भले ही मेरा साथ मत दो पर मैं तुम्हें यकीन दिलाकर ही जाऊंगा। वीर ने कहा, तो तुम्हें अब भी कुछ कहना है? ठीक है, बोलो। जेडो अपनी तलवार म्यान से निकालता है और वीर की तरफ देखता है। वीर भी अपनी तलवार निकाल लेता है। वीर ने कहा, तो अब तुम इस तरह मुझे यकीन दिलाओगे? भूलो मत, जब जब हमारा मुकाबला हुआ है तो कोई नतीजा नहीं निकला है। जेडो कहता है, मैं तुमसे लड़ने नहीं वाला, बस तुम्हें अपनी बात का यकीन दिला रहा हूं। इतना कहकर जेडो तलवार को अपने दिल पर रखता है और एक झटके में ही उसे दिल के आर पार कर देता है और जमीन पर गिर जाता है।
ये देख वीर चौंक जाता है और जेडो को सहारा देने के लिए उसे पकड़ता है, पर जेडो खुद ही उठकर सीधा खड़ा हो जाता है। जेडो तलवार को खींचकर सीने से बाहर निकलता है और जख्म के पास का कपड़ा फाड़ के फेंकता है। उसके सीने में एक बड़ा छेद हो चुका था। वीर हैरानी से कहता, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो? ये किया है? तुम्हारा जख्म इतनी तेजी से क्यों भर रहा है? ये किया राज है आखिर। थोड़ी ही देर में जेडो का घाव पूरी तरह से भर जाता है। वीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? कौन हो तुम आखिर बताओ? जेडो कहता है, क्या फायदा बताकर जब तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते? हाँ, अगर तुम मेरे साथ दो तो मैं तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगा। तो कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? वीर गहरी सोच में डूब जाता है। उसके मन में हजार सवाल उठने लगते हैं। फिर तभी उसे एक विचार आता है। वीर ने कहा, अगर तुम सही हो और तुम्हारी राह सही है तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम आर्मी बनाने के लिए क्या करोगे? जेडो वीर को बताता है कि वो आर्मी बनाने के लिए क्या किया करेगा, कि कैसे वो जबरदस्ती लोगों को किडनैप करेगा और उनके अंदर से मौत का डर खत्म करेगा, जिससे उनके अंदर मौजूद असल ताकत जल्द से जल्द सक्रिय हो जाए। पर यह प्लान वीर को जरा भी पसंद नहीं आता। वीर गुस्से में आकर कहता है, तुम इंसान नहीं शैतान हो, तुम दुनिया बदलना चाहते हो। इससे तो बेहतर है कि ये दुनिया खत्म ही हो जाए। मेरा जवाब है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इतना कहकर वीर तलवार को जेडो की गर्दन पर रख देता है। जेडो कहता है, अगर तुम मुझसे बेहतर योद्धा होते तो तब भी तुम मुझे नहीं मार पाते, इसलिए ये कोशिश छोड़ दो। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है, ये तुम्हारा फैसला है, पर दुनिया को बचाना मेरा फैसला है। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा तुमसे मुलाकात हो। इतना कहकर जेडो अपना बैग लेकर वहां से जाने लगता है। वीर चिल्लाते हुए तलवार से जेडो का हाथ काट देता है। जेडो का हाथ उसके कंधे से अलग होकर गिर जाता है। जेडो अपना हाथ उठाकर कंधे के पास लाता है और देखते ही देखते उसका हाथ वापस जुड़ जाता है। ये देख वीर हैरान था। जेडो कहता है, देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे मजबूर भी मत करो। जेडो अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है और जाने से पहले वीर को एक गोल्ड कॉइन देता है जिस पर जेड बना होता है। जेडो कहता है, अगर कभी तुम्हारा इरादा बदले तो किसी भी बैंक में जाकर इसका इस्तेमाल कर लेना। तुम्हारी मुलाकात सीधा मुझसे होगी। गुड बाय। वीर वही पड़ी कुर्सी पर बैठकर आज जो हुआ उन्हीं सब विचारों में खो जाता है कि उसे किसी की आवाज आती है। गुरुजी, फिर क्या हुआ? ये आवाज सुन गुरुश्रेष्ठ सामने देखते हैं। उन्हें शौर्य और बाकी सब दिखाई देते हैं। शौर्य कहता है, माफ करना गुरुजी, आपको टोकने के लिए, पर अब काफी देर से आंखें बंद करके चुप बैठे थे तो सोचा कि कहीं आप सो तो नहीं गए। ऐसा मैंने नहीं, आशीष ने कहा था। गुरुश्रेष्ठ गुस्से में आशीष की तरफ देखते हैं। आशीष घबराकर कहता है, शौर्य भाई, तू तो बड़ा चालू है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सानिया कहती है, गुरुजी, इसका मतलब वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जेडो ही है। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, हाँ सानिया, कल उस एजेंट के पास जेड अक्षर वाला मेटल का कार्ड देखकर मुझे यकीन हो गया और उस तक कैसे पहुंचना है मुझे ये भी पता चल गया है। शौर्य हैरानी से कहता है, कैसे? गुरुजी बताइए, क्या होगा? क्या जेडो और गुरुश्रेष्ठ आमने सामने आएंगे? क्या शौर्य कभी रूबी को बचा पाएगा? कहानी जारी है। वीर यानी कि गुरुश्रेष्ठ जेडो की बात सुन हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें शोक लगता है। वो बिना पलके झपकाए जेडो को ही देख रहे थे।
जेडो बार बार गुरु श्रेष्ठ को आवाज देता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और बस उसे ही देखते रहते हैं। जेडो वीर के थप्पड़ मरता है, जिससे वीर को होश आ जाता है। जेडो कहता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? वीर हाँ में सिर हिलाता है। तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम सुपर सोल्जर की आर्मी बनाने में मेरा साथ दोगे? वीर गुस्से में कहता है, चुप, एकदम चुप, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मैं सोचता था कि तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। पर अब मुझे खुशी है कि अच्छा है तुमने 18 साल तक अपना मुंह बंद रखा, वरना रोज मुझे तुम्हारी ये बकवास सुननी पड़ती। जेडो ने कहा, इंसानी दिमाग सच सुनने का आदी नहीं है, इसलिए तुम सच को बकवास समझ रहे हो। तुम भले ही मेरा साथ मत दो, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाकर ही जाऊंगा। वीर ने कहा, तो तुम्हें अब भी कुछ कहना है? ठीक है, बोलो। जेडो अपनी तलवार म्यान से निकालता है और वीर की तरफ देखता है। वीर भी अपनी तलवार निकाल लेता है। वीर ने कहा, तो अब तुम इस तरह मुझे यकीन दिलाओगे? भूलो मत, जब जब हमारा मुकाबला हुआ है तो कोई नतीजा नहीं निकला है। जेडो कहता है, मैं तुमसे लड़ने नहीं वाला, बस तुम्हें अपनी बात का यकीन दिला रहा हूं। इतना कहकर जेडो तलवार को अपने दिल पर रखता है और एक झटके में ही उसे दिल के आर पार कर देता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देख वीर चौंक जाता है और जेडो को सहारा देने के लिए उसे पकड़ता है, पर जेडो खुद ही उठकर सीधा खड़ा हो जाता है। जेडो तलवार को खींचकर सीने से बाहर निकलता है और जख्म के पास का कपड़ा फाड़ के फेंकता है। उसके सीने में एक बड़ा छेद हो चुका था। वीर हैरानी से कहता, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो? ये किया है? तुम्हारा जख्म इतनी तेजी से क्यों भर रहा है? ये किया राज है आखिर। थोड़ी ही देर में जेडो का घाव पूरी तरह से भर जाता है। वीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? कौन हो तुम आखिर, बताओ। जेडो कहता है, क्या फायदा बताकर जब तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते? हाँ, अगर तुम मेरे साथ दो तो मैं तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगा। तो कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? वीर गहरी सोच में डूब जाता है, उसके मन में हजार सवाल उठने लगते हैं। फिर तभी उसे एक विचार आता है। वीर ने कहा, अगर तुम सही हो और तुम्हारी राह सही है तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम आर्मी बनाने के लिए क्या करोगे? जेडो वीर को बताता है कि वो आर्मी बनाने के लिए क्या किया करेगा, कि कैसे वो जबरदस्ती लोगों को किडनैप करेगा और उनके अंदर से मौत का डर खत्म करेगा, जिससे उनके अंदर मौजूद असल ताकत जल्द से जल्द सक्रिय हो जाए। पर यह प्लान वीर को जरा भी पसंद नहीं आता। वीर गुस्से में आकर कहता है, तुम इंसान नहीं शैतान हो, तुम दुनिया बदलना चाहते हो। इससे तो बेहतर है कि ये दुनिया खत्म ही हो जाए। मेरा जवाब है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इतना कहकर वीर तलवार को जेडो की गर्दन पर रख देता है। जेडो कहता है, अगर तुम मुझसे बेहतर योद्धा होते तो तब भी तुम मुझे नहीं मार पाते, इसलिए ये कोशिश छोड़ दो। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है, ये तुम्हारा फैसला है, पर दुनिया को बचाना मेरा फैसला है। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा तुमसे मुलाकात हो। इतना कहकर जेडो अपना बैग लेकर वहां से जाने लगता है। वीर चिल्लाते हुए तलवार से जेडो का हाथ काट देता है। जेडो का हाथ उसके कंधे से अलग होकर गिर जाता है। जेडो अपना हाथ उठाकर कंधे के पास लाता है और देखते ही देखते उसका हाथ वापस जुड़ जाता है। ये देख वीर हैरान था। जेडो कहता है, देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे मजबूर भी मत करो। जेडो अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है।
और जाने से पहले वीर को एक गोल्ड कॉइन देता है जिस पर जेड बना होता है। जेडो कहता है, अगर कभी तुम्हारा इरादा बदले तो किसी भी बैंक में जाकर इसका इस्तेमाल कर लेना, तुम्हारी मुलाकात सीधा मुझसे होगी। गुड बाय। वीर वही पड़ी कुर्सी पर बैठकर आज जो हुआ उन्हीं सब विचारों में खो जाता है कि उसे किसी की आवाज आती है। गुरुजी फिर क्या हुआ? ये आवाज सुन गुरुश्रेष्ठ सामने देखते हैं, उन्हें शौर्य और बाकी सब दिखाई देते हैं। शौर्य कहता है, माफ करना गुरुजी आपको टोकने के लिए, पर अब काफी देर से आंखें बंद करके चुप बैठे थे तो सोचा कि कहीं आप सो तो नहीं गए। ऐसा मैंने नहीं, आशीष ने कहा था। गुरुश्रेष्ठ गुस्से में आशीष की तरफ देखते हैं। आशीष घबराकर कहता है, शौर्य भाई तू तो बड़ा चालू है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सानिया कहती है, गुरुजी इसका मतलब वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जेडो ही है। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, हाँ सानिया, कल उस एजेंट के पास जेड अक्षर वाला मेटल का कार्ड देखकर मुझे यकीन हो गया। और उस तक कैसे पहुंचना है मुझे ये भी पता चल गया है। शौर्य हैरानी से कहता है, कैसे? गुरुजी बताइए क्या होगा? क्या जेडो और गुरुश्रेष्ठ आमने सामने आएंगे? क्या शौर्य कभी रूबी को बचा पाएगा? कहानी जारी है। शौर्य कहता है, कैसे गुरुजी? कैसे बताइए? गुरुश्रेष्ठ है, अभी ये जानना जरूरी नहीं, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने जेडो के 2 एजेंट को मारा है और वो इसका बदला जरूर लेगा। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी लोकेशन बदल दे। आशीष कहता है, हम कहाँ जाएंगे पिताजी? गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, हिमाचल प्रदेश, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। आगे की ट्रेनिंग हम वही करेंगे। और हाँ, हालातों को देखकर मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब और भी कठिन होगी। क्या किसी को इस बात से प्रॉब्लम है? सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। शौर्य को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सानिया कहती हैं, हम कब निकल रहे हैं गुरुजी? गेलेन कहता है, आज शाम को ही। अब सब जाकर अपना अपना जरूरी सामान पैक करो और ठीक 11 बजे एकेडमी हॉल में मिलना। सब लोग जाने लगते हैं, पर आर्यन बार बार वहां मौजूद लॉकर की तरफ देख रहा था। सब लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं। गेलेन कहता है, क्या हुआ आर्यन, इस लॉकर को क्यों देखते? क्या चोरी करने का इरादा है? आर्यन घबराकर कहता है, अरे नहीं, मैं तो उस किताब के बारे में सोच रहा था जो इसके अंदर है, दर्पण लॉक। आखिर ऐसा किया है उस किताब में जो उसे लॉकर में रखा गया है? गेलेन कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने गुरुश्रेष्ठ से सुना था कि ये किताब श्रापित है। जिस किसी ने भी इसे पढ़ा या छुआ है उनका अंत बुरी तरह से हुआ। आर्यन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? गेलेन कहता है, मतलब ये है, जल्दी लाइब्रेरी से चलो और मुझे सीढ़ी चढ़ने में मदद करो। आर्यन गेलेन की व्हील चेयर को पीछे से धक्का देकर सीढ़ी से ऊपर ले जाता है। वहां आशीष किसी खंबे की तरह खड़ा था। आर्यन कहता है, अब तुझे क्या हुआ भाई, किस सोच में खड़ा है यह खंबे की तरह? आशीष कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शौर्य और सानिया का कुछ चल रहा है। देख कैसे एक साथ बातें करते हुए चले जा रहे हैं। गेलेन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों बस अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब चलो या ऐसे ही खड़े रहोगे? गुरुश्रेष्ठ और बाकी सब हिमाचल के सफर पर निकल जाते हैं। रूबी, अरबाज और नरगिस 3 फ्लोर की कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी टीना भी वहां आ जाती है। टीना कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रूबी कहती है, हाँ क्यों नहीं, बैठो। नरगिस कहती है, ये क्या सीन है, तुम इससे इतने प्यार से बात कर रही हो?
रूबी कहती है, तुम ही ने तो कहा था कि हो सकता है टीना भी हमारी तरह मासूम हो। तो बस अब मैं इस नई टीना के साथ दोस्ती बना रही हूं। अरबाज कहता है, पर तुम्हें इसके साथ दोस्ती क्यों बढ़ानी है? रूबी कहती है, बस ऐसे ही। टीना कहती है, ये आप लोग एक दूसरे के कान में क्या बात कर रहे हो? और बार बार मेरा नाम क्यों आ रहा है? रूबी कहती है, ऐसी बात नहीं, हम तो बस यही बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है। नरगिश कहती है, देखो मैंने एक प्लान बनाया है। हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जमा करने हैं ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। हम रोज ऐसे ही मिलेंगे और अपना अपना जवाब एक दूसरे को बताएंगे। रूबी कहती है, हाँ यही करना ठीक होगा। अरबाज कहता है, कल मैंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की लिस्ट देखी थी, उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था। तो तुमने क्या सवाल पूछा उस एआई से? क्या वह भी कोई स्पीकर था या कुछ और? नरगिस कहती है, नहीं, उस रूम में एक छोटा गुड्डे जैसा दिखने वाला रोबोट था। मैंने उससे पूछा कि हमें इस तरह लड़ना क्यों सिखाया जा रहा है। रूबी कहती है, तो क्या जवाब मिला तुम्हें? नरगिस कहती है, उसने कहा बहुत जल्दी एक बड़ा एलियन अटैक होने वाला है। उन्हीं का सामना करने के लिए हमें लड़ना सिखाया जा रहा है। अरबाज कहता है, एलियन अटैक? अब क्या एलियन भी बताकर हमला करेंगे जो उन्हें पता है? रूबी कहती है, आज मेरा तलवारबाजी का मुकाबला है और अब तक मैं ही लिस्ट में सबसे ऊपर हूं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पूछूं क्या। अरबाज कहता है, उससे पूछना कि एलियन अटैक कब होने वाला है। रूबी और नरगिस भी इस सवाल पर हामी भर देते हैं। दूसरी तरफ हिमाचल जाने के बाद गुरुश्रेष्ठ एक वीरान हवेली में जाते हैं। हवेली काफी समय से बंद थी, जिस वजह से धूल मिट्टी और मकड़ी के जाल चारों तरफ फैले हुए थे। गुरुश्रेष्ठ सबको साफ सफाई करने को कहकर अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं। ये वही दोस्त था जिसकी ये हवेली थी। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, तुम्हारा सुक्या अर्जेंट में हमारी मदद करने के लिए। गुरुश्रेष्ठ का दोस्त मोहन लाल कहता है, इसमें थैंक यू कैसा, आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आएगा। और वैसे भी यहाँ के लोग इस हवेली को भूतिया मानते हैं और कोई इसे खरीदने को राजी ही नहीं है। अगर तुम यहाँ रुकते हो तो इसमें मेरा ही फायदा है। ही प्लैनेट का राजा असगर राज अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर था। उसकी बीवी सर्पिका ने कहा, मेरे महाराज, आपने पिछली बार मेरे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया था। असगर राज ने कहा, कौन सा सवाल बताओ, आज हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। सर्पिका कहती है, मैं जानना चाहती हूं कि आप पृथ्वी के इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। असगर राज गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ा होता है। असगर राज ने कहा, तुम्हें आज यही सवाल पूछना था। तुमने पूछा है तो आज मैं जरूर बताऊंगा। इंसान इस ब्रह्मांड का सबसे कुटिल और धोखेबाज प्राणी है। उससे ज्यादा नीच और बुरा कोई नहीं। उन्होंने खुद के ऊपर एक कहावत भी बनाई है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। बीवी ने कहा, इसका लिया मतलब अगर वो थाली में छेद कर देंगे तो बाद में किसमें खाएंगे, ये तो मूर्खता है। मैंने तो सुना था कि इंसान बुद्धिजीवी है, पर ये जीव तो मूर्ख निकले। आप इसलिए इनसे नफरत करते हैं। अजगर राज कहता है, नहीं, उस वक्त तुम जन्मी भी नहीं थी, इसलिए तुम्हें सन 1930 की वो भयानक रात याद नहीं है। अजगर राज की बीवी बोली, हमारा ग्रह का सन 1930 या पृथ्वी का? अजगर चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम कैसी बात कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं किया हमारे ग्रह और पृथ्वी में समय सीमा एक समान है। खैर, अब बिना बीच में टोक मेरी बात सुनो। सन 1910 में हमारे 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी ग्रह पर एक खोज के सिलसिले में गए थे।
जब वो वहां से वापस आए तो उन्हें अंतरिक्ष यान में एक इंसान दिखाई दिया। वो चोरी छुपे वहां घुस आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उस शैतान को पहली बार देखा। मैं कोसता हूँ खुद को, काश मैंने उसी दिन उसे मार दिया होता। उन दिनों हमारे ग्रह में एक महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से हमारी पलकें नहीं खुलती थी। असगर राज को वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार जेडो को देखा था। रेड प्लैनेट 1910। असगर राज अपने दरबार में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। चार सैनिक एक इंसान को पकड़कर उसके पास लाते हैं। वो लोग उसे घुसपैठिया बताते हैं। असगर राज कहता है, कमजोर मानव, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है, अपनी आखिरी इच्छा बताता दो। हाँ, पर हम पूरी नहीं करेंगे। जेडो एक किसान का बेटा था जो कि डॉक्टर की पढ़ाई खत्म कर चुका था और उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो दिमाग लगाता है कि वो इनसे कैसे बच सकता है कि तभी उसकी नज़र असगर राज की पलकों पर जाती है। जेडो खुद से कहता है, यहाँ मौजूद सभी की पलकें काफी बड़ी है, इसलिए ये बार बार हाथ से पलकों को ऊपर उठाते हैं। अगर मैं इनकी ये परेशानी खत्म कर दूं तो शायद ये मुझे न मारे। असगर राज चिल्लाया, तुम्हारा 1 मिनट होने वाला ही, जल्दी कहो वरना। जेडो कहता है, मुझे मत मारो, मैं आप सबके बहुत काम आ सकता हूँ। असगर राज ने कहा, तुम कमजोर इंसान हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ हाँ। जेडो ने कहा, आपकी पलकें जो आपकी आंखों को ढक रही हैं, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ जैसे मेरी पलकें हैं, देखो। असगर राज ने कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? असगर और वहां की ज्यादातर प्रजा इस समस्या से काफी परेशान थी, इसलिए असगर राज जेडो की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। जेडो ने कहा, आप बस मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपकी पलकें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। असगर राज एक सैनिक को इशारा करता है और वो जेडो के सामने आ जाता है। असगर राज ने कहा, तो ठीक है, दिया तुम्हें मौका, करो इसकी पलकें ठीक। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जेडो ने कहा, मुझे इस काम के लिए कुछ सामान की जरूरत है। एक सैनिक जेडो को उसका मंगवाया हुआ सारा सामान लाकर देता है। वो सामान सर्जरी के लिए परफेक्ट तो नहीं था, पर जेडो जैसे तैसे उनसे काम चलाता है। जेडो ने कहा, तुम्हें इसमें दर्द होगा। असगर राज कहता है, हम तुम इंसानों की तरह कमजोर नहीं है जो दर्द से डरे। हाँ हाँ हाँ। जेडो ये सुन गुस्से में आ जाता है और उस सैनिक को वही जमीन पर लिटाकर सबके सामने उसकी सर्जरी करने लगता है। जेडो सर्जरी से उसकी पलकों का एक्स्ट्रा पार्ट काटकर अलग कर देता है। जेडो भी हैरान था क्योंकि होश ने सर्जरी होने के बाद भी वो जरा भी नहीं चिल्लाया। जेडो उसका खून पोंछ देता है और उसे खड़े होने को कहता है। जेडो को ये करने में 3 घंटे लग जाते हैं और वो बहुत थक जाता है। दरबार में सब लोग जेडो का ये कारनामा देख हैरान थे। इस सैनिक की आंखें अब पूरी खुल पा रही थी जिससे वो बेहद खुश था। बाकी सैनिक भी एक के बाद सर्जरी कराने के लिए जेडो पर टूट जाते हैं। असगर राज चिल्लाता है, सब पीछे हटी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो हमारा इलाज करेगा। जेडो कहता है, मैं बहुत थक गया हूं और मुझे भूख भी लगी है। असगर राज जेडो के आगे एक के बाद के अजीबो गरीब डिश रखवा देते हैं। उनमें से ज्यादातर का रंग काला था, पर नसीब से शौर्य को वहां काले अंगूर दिख जाते हैं। जेडी इन्हीं से अपना पेट भरता है। असगर राज कहता है, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो मेरी पलकें भी ठीक कर दो वरना। जेडो कहता है, हाँ महाराज, आइए जरूर। असगर राज 12 फीट लंबा था। वो जेडो के सामने फर्श पर ही लेट जाता है। लेटने से पहले वो 10 सैनिकों को चटाई की तरह वहां बिछा देता है।
उसकी सर्जरी करते हुए जेडो के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसकी गर्दन पर राजा के पहरेदारों ने नुकीले भले रख दिए थे। राजा असगर राज की पलकें भी ठीक हो जाती और वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था। हा 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 हा, राजा असगर कहता है, 10 साल के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिला। बताओ मानव, किया उपहार चाहिए तुम्हें? जेडो कहता है, मुझे बस आराम करना है। जेडो पसीने से लथपथ हो चुका था, उसे आराम की सख्त जरूरत थी। असगर राज कहता है, सैनिक, इसे विशेष कक्ष में रखा जाए, ये हमारे लिए मसीहा है। तुम मानव जाओ और आराम करो, उसके बाद तुम्हें बाकियों की पलकें ठीक करनी है। सैनिक जेडो को आलीशान कमरे में ले जाते हैं। जेडो कमरे में जाते ही खुद को बिस्तर पर फेंक देता है। जेडो को इस ग्रह पर लोगों की पलकें ठीक करते करते 1 साल हो जाता है और वे सभी का दिल जीत लेता है। वहां रहकर जेडो को इस ग्रह के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं। पर जो सबसे अजीब बात जेडो को पता चलती है वो थी अमृत के बारे में। जब जेडो एक सैनिक की पलकें ठीक करता है तो वो उसे अमृत के बारे में बताता है। जेडो को पता चलता है कि इस ग्रह के सेंटर में एक मोती के समान क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर अमृत है। जेडो ने कहा, अगर वो अमृत है तो तुम लोग उसे पीकर अमर क्यों नहीं हो जाते? वो सैनिक कहता है, वो अमृत सिर्फ बारिश की एक बूंद के समान है, उसे पीना तो दूर, अगर हमने उसे छुआ भी तो हमारा ग्रह अमर नहीं रहेगा। जेडो हैरानी से कहता है जेडो हैरानी से कहता है, अमर नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है? वो सैनिक कहता है, हमारे ग्रह के गर्भ में जो क्रिस्टल मौजूद है उसी की वजह से हमारे ग्रह में कभी भूकंप, सुनामी आदि नहीं आते। कहा जाता है अगर इस क्रिस्टल को अपनी जगह से हिलाया तो जमीन 2 हिस्सों में बंट जाएगी और हमारा ग्रह धीरे धीरे तबाह हो जाएगा। एक दिन जेडो राजा असगर की मां की पलकें ठीक करता है, जिस पर वो खुश होकर उसे कुछ भी उपहार मांगने को कहती है। जेडो बेझिझक उनसे क्रिस्टल देखने की बात कर देता है, जिस पर असगर राज की मां मान जाती है और 20 सैनिकों से उसे क्रिस्टल के पास ले जाने को कहती है। जेडो क्रिस्टल देख लेता हो और वो उसकी आंखों में घर कर लेता है। जेडो इसी तरह सबकी पलकें ठीक करते करते उस ग्रह के हथियार की जानकारी, साथ ही अंतरिक्ष यान चलाने की विधि आदि सब कुछ जान और सीख जाता है। सन 1930 इस अनजान ग्रह पर जेडो को 20 साल हो जाते हैं और एक दिन वो अपनी चाल चलता है और एक ही दिन में इस ग्रह की काया पलट देता है। जेडो राजा असगर राज की नई नवेली दुल्हन की भी पलकों की सर्जरी करता है और उपहार के रूप में एक बार और क्रिस्टल देखने की मांग करता है। वो इसे पहले भी कई बार क्रिस्टल देखने जा चुका था, पर इस बार उसका इरादा कुछ और ही था। अजगर राज इस बार भी मान जाता है। जेडो क्रिस्टल के सामने था और उसके आसपास 20 से भी ज्यादा सैनिक थे। यहाँ आने से पहले जेडो ने इन सभी को झूठ कहकर एक कैप्सूल खिला दिया था। जेडो को ये कैप्सूल बनाने में 2 साल लगे थे। उन सैनिकों को लगता है इससे वो और दूर तक देख पाएंगे, पर वो चक्कर खाकर वही गिर जाते हैं। जेडो फुर्ती दिखाकर उस क्रिस्टल को, जो किसी अदृश्य वेब के सहारे हवा में झूल रहा था, उसे पकड़ लेता है। उस क्रिस्टल में एक छोटा सुराग था। जेडो क्रिस्टल को मुंह से लगाता है, जिससे अमृत की वो बूंद उसके मुंह में चली जाती है और उसके शरीर में से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। जेडो के शरीर में ऊर्जा का भंडार फूट रहा था। जेडो अब पहले से ज्यादा जवान और सेहतमंद लग रहा था। जेडो वहां से निकलकर सीधा स्पेस सेंटर जाता है। वहां उसे कोई नहीं रोकता, सबको लगता है आया होगा किसी की पलकें ठीक करने। वहां एक एलियन उसका इंतजार कर रहा था। जेडो फटाक से उसकी सर्जरी करता है और इनाम के रूप में स्पेस शिप के अंदर घूमने की मांग करता है। जेडो ने यहाँ बहुत अच्छी इमेज बना ली थी, इसलिए सब यहाँ उस पर बहुत भरोसा करते थे।
जेडो सबसे बड़ी और हथियारों से लैस स्पेस शिप चुनता है। वहां मौजूद कुछ वैज्ञानिक उससे पूछते हैं, ये ही क्यों? जेडो कहता है, जब तुम मुझे क्रिस्टल के पास ले जा सकते हो तो इसके अंदर क्यों नहीं? अगर भरोसा नहीं है तो मुझे मार क्यों नहीं देते? जब जब कोई भी जेडो से कोई सवाल करता था तब तब जेडो यही बात दोहरा देता था, जिस पर लोगों का भरोसा उस पर पक्का होता गया। वहां सबको यही लगता था कि कमजोर और मामूली इंसान कर ही किया लेगा। जेडो स्पेस शिप के अंदर चला जाता है और उस पे नजर रखने के लिए एक वैज्ञानिक उसके साथ ही अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जेडो एक लाल बटन दबाता है जिससे स्पेस शिप एक्टिव हो जाती है। एलियन कहता है, ये आप क्या कर रहे हो जेडो? आपने स्पेस शिप क्यों एक्टिव की? क्या करना चाहते हो तुम? जेडो एक खंजर सीधा उसके ऊपर फेंकता है। वो खंजर उस एलियन के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसे उसकी वही मौत हो जाती है। जेडो स्पेस शिप लॉन्च करता है। स्पेस शिप उड़ान भरती है। जेडो एक मिसाइल स्पेस सेंटर की तरफ लॉन्च करता है। जैसे ही मिसाइल स्पेस सेंटर से टकराती है, एक भयानक धमाका होता है। वहां मौजूद सभी स्पेस शिप में आग लग जाती है और एक एक करके सबके अंदर धमाका होता है। जेडो और उस ग्रह से बाहर आ जाता है। जेडो सारी मिसाइल लॉन्च कर देता है और उसका निशाना उनकी सैटेलाइट थी। मिसाइल जैसे ही सैटेलाइट से टकराती हैं, सैटेलाइट में एक जोर का धमाका होता है। वो सैटेलाइट जलती हुई उस ग्रह के अंदर ही गिरने लगती है और एक दूसरी स्पेस शिप से टकराती है। जेडो अपनी स्पेस शिप पृथ्वी की तरह मोड़ देता है। जेडो ने स्पेस शिप चलाना तो सीख लिया था, पर वो उसे लैंड कराना करना नहीं जानता था। जैसे ही स्पेस शिप पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है, जेडो स्पेस शिप का रुख समुद्र की कर देता है। स्पेस शिप समुद्र में जा गिरता है। स्पेस शिप के समुद्र में जाने से पहले जेडो स्पेस शिप का गेट खोलकर पहल ही रैंडम दिशा में कूद जाता है। इत्तेफाक से वो एक बर्फीली चट्टान से टकराता है और उसके शरीर की धज्जियां उड़ जाती हैं। पर थोड़ी ही देर में उसके शरीर के टुकड़े धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगते हैं और वो वापस जिंदा हो जाता है। खुद को पृथ्वी में पाकर वो खुशी से चिल्लाता है, यस 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 आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। अजगर राज ने चिल्लाकर अपनी बीवी से कहा, तो ये वजह ही इंसानों से नफरत करने की। जेडो ने जो कुछ भी किया उसका खामियाजा पूरी पृथ्वी भुगतेगी। सर्व विनाश कर दूंगा मैं पृथ्वी का सर्वनाश। थैंक फॉर रीडिंग। कहानी कहाँ पहले भाग पूरा हो चुका, बहुत जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग आएगा। जब 50 के वेव्स हो जाएंगे तब। कहानी अब तक जेडो इत्तेफाकन रेड प्लैनेट नामक ग्रह पर एलियन की स्पेसशिप में छुपकर पहुंच जाता है, जो सन 1910 में पृथ्वी पर एक खुफिया मिशन के लिए आई थी। रेड प्लैनेट का राजा अजगर राज है। जेडो अपनी चतुराई और काबिलियत से जेडो अजगर राज और बाकी एलियन का भरोसा जीत लेता है और रेड प्लैनेट के गर्भ में मौजूद अमृत क्रिस्टल में से अमृत पी लेता है, जिससे वो अमर हो जाता है। फिर जेडो एक एलियन स्पेस शिप लेकर वापस पृथ्वी आ जाता, पर आने से पहले वो इस ग्रह पर भारी तबाही मचा देता है। पृथ्वी पर वापस आने के बाद जेडो को यही चिंता लगी रहती है कि क्या होगा जब अजगर राज उसकी वजह से पृथ्वी पर हमला करेगा। इसलिए जेडो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है, जिसमें जेडो आम बच्चों को किडनैप करके उन्हें जबरदस्ती सुपर सोल्जर्स बनाता है और उन्हें एलियन से जंग के लिए तैयार करता है, जिसके लिए जेडो आम बच्चों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी देता है। कहानी का हीरो शौर्य है, जो अपनी गर्लफ्रेंड रूबी के किडनैप होने पर बौखला जाता है। शौर्य रूबी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने तो तैयार है।
इसलिए शौर्य अपने दोस्तों के साथ काठमांडू जाता है, जहां दुनिया के सबसे कुशल मार्शल आर्ट गुरु श्रेष्ठ रहते हैं। गुरु श्रेष्ठ के पास पौराणिक मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला से संबंधित एक किताब है। जीवयुद्ध गुरु श्रेष्ठ शौर्य की चेतना को जगाते हैं, जिससे शौर्य दुगुनी तेजी से मार्शल आर्ट्स तकनीक सीख सकता है। रूबी को किडनैप करने के बाद सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की नज़र अब शौर्य पर थी। इसलिए बेस नंबर 80 का हेड जनरल सूर्य प्रताप अपने 2 एजेंट को शौर्य को लाने के लिए भेजता है, पर वो दोनों एजेंट काठमांडू आने के बाद मारे जाते हैं। गुरुश्रेष्ठ को डर होता कि अब और भी एजेंट उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए गुरुश्रेष्ठ अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर हिमाचल चले जाते हैं और 12 सालों तक वही सबको मार्शल सिखाते हैं। सूर्य प्रताप ने इन 12 सालों में शौर्य को ढूंढने की 1000 कोशिश की, पर उसे बस नाकामी ही मिली। शौर्य एक अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसके पास जीवयुद्ध के 3 भागों में से 2 मौजूद थे। शौर्य कड़ी मेहनत और खून पसीना बहाता है और जीवयुद्ध के दोनों भागों में लिखी मार्शल आर्ट्स और युद्ध तकनीक सीख जाता है। शौर्य के दोस्त आशीष और सानिया भी जीव युद्ध का एक भाग सीख लेते हैं और आर्यन भी बेसिक मार्शल आर्ट्स सीख चुका था। दूसरी तरफ रूबी और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में बने उसके दोस्त जैसे नरगिस, अरबाज और टीना भी 12 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं। तरह तरह की वेपन क्लास और लेवल रूम से गुजरने के बाद रूबी, नरगिस और अरबाज खतरनाक फाइटर्स बन चुके हैं, पर टीना कुछ भी ढंग से नहीं सीख पाती है। पर इस बीच टीना इस सब की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक तरफ रेड प्लैनेट के एलियंस ने हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, अब वो किसी भी वक्त पृथ्वी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ये तो थी पिछली बातें, अब चलते हैं असली कहानी की तरफ। हिमाचल प्रदेश की हवेली में गुरुश्रेष्ठ, जो कि अब भी पहले की ही तरह यंग और सेहतमंद हैं, हवेली के हॉल में खड़े होकर सबका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक धमाके की सी आवाज आती है। गुरुश्रेष्ठ आवाज की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं कि दूसरी मंजिल की छत टूटकर गिर चुकी है। गुरुश्रेष्ठ ये देख जरा भी हैरान नहीं थे, उल्टा वो तो आज मुस्कुरा रहे थे। दूसरी मंजिल पर आशीष, सानिया और शौर्य अपने अपने हाथ में हथियार लिए खड़े थे। छत गिरने की वजह से जो धूल मिट्टी गिरी थी, उससे तीनों के कपड़े काफी मैले हो चुके थे। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, शौर्य, आशीष और सानिया, मैंने मना किया था न कि तुम हवेली में आपस में मुकाबला नहीं कर सकते। देखो, पिछली बार तुमने में गेट तोड़ा था और आज छत था। माना कि ये मेरे अच्छे दोस्त की हवेली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे तहस नहस कर दो। आशीष कहता है, पिताजी, सारी गलती इस सानिया की है, यही हमें तंग कर रही थी। सानिया, जो कि अब जवान और पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, आशीष की बात सुन उसे सुनाते हुए कहती है, अच्छा तो अब मेरी गलती है, तो बताओ मुझे नक्चरी कौन बुला रहा था। गुरुश्रेष्ठ शौर्य की तरफ देखते हैं। शौर्य ने अपनी सफाई देते हुए कहा, गुरुजी, लड़ तो ये दोनों रहे थे, मैं तो यहाँ चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा था। आशीष अपने दोनों हाथ कमर पर रखता है और आंखें तिरछी करके शौर्य से कहता है, वहाँ भाई खुद छत गिराता है और दिखा ऐसे रहा है जैसे कुछ जनता ही नहीं। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, बस जो हो गया सो हो गया, अब बस बहस मत करो और अपनी हालत सुधार कर नीचे आओ, हमें तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। गुरुश्रेष्ठ वापस नीचे की तरफ चले जाते हैं, साथ ही शौर्य, सानिया और आशीष अपने कमरे में नहाने के लिए चले जाते हैं। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में आज बेस नंबर 80 में जेडो खुद आया था, जिस पर सूर्य प्रताप ने सभी स्टूडेंट्स को रूम 400 में आने का मैसेज भेज दिया था। अब से 12 साल पहले सूर्य प्रताप ने बेस नंबर 80 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टूडेंट के डाउट क्लियर करने के लिए रखा था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था।
सभी स्टूडेंट के पास इस सवाल का जवाब था कि उन्हें यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स को बताता है कि किस तरह सन 1910 में रेड प्लैनेट के एलियन पृथ्वी पर आए थे और जेडो को अपने साथ ले गए थे। उसने ये भी बताया कि किस तरह जेडो सन 1930 में वहां से भाग आया था और अब रेड प्लैनेट के एलियंस बहुत जल्द ही पृथ्वी से जंग का ऐलान करने वाले हैं। रूम नंबर 400 में जेडो एक बड़े सिंहासन पर किसी राजा की तरह बैठा है और उसके दाईं और बाईं ओर उसके खास लोग खड़े हैं जिन्होंने सिल्वर मास्क लगा रखा है। थोड़ी ही देर में सभी स्टूडेंट रूम 400 में आ जाते हैं, जिन्हें देख जेडो भारी आवाज में कहता है, माय डियर सोल्जर्स, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को एजेंट दिया जाएगा जो आपकी काबिलियत के आधार पर होगा। इतना कहकर जेडो थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि इस बेस में 12 साल पहले 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स लाए गए जिनमें से उसके सामने केवल 15 स्टूडेंट्स थे। ये वही स्टूडेंट्स थे जो अब तक यहाँ जिंदा बचे हैं। बेस 80 के रूम 400 जेडो ने सभी बचे हुए स्टूडेंट को बुलाया था। अपने सामने सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को देखकर जेडो अंदर ही अंदर निराश था, पर वो अपनी भावनाओं को छुपाकर स्टूडेंट से कहता है, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपनी कड़ी मेहनत और विल पावर के दम पर 999 लेवल रूम पर किए हैं और अद्भुत इनाम भी कमाया है। आज आप सभी को एक एजेंट दिया जा रहा है। अपना अपना नाम पुकारे जाने पर आप सभी स्टेज के ऊपर आ जाएं। तो जेडो के पास ही में सूर्य प्रताप खड़ा था। उसके हाथ में पैन जैसे दिखने वाली छड़ी थी जिसके एक कोने पर लाल बटन और दूसरे कोने पर सुई जैसी नोक होती है। जेडो अपने टैब में देखकर नाम पुकारता है, एजेंट 1 अरबाज, एजेंट 2 माइकल, एजेंट 3 नरगिस सैफी, एजेंट 4 रूबी मलिक, एजेंट 5 विक्रम, एजेंट 6 अर्जुन, एजेंट 7 अर्शी खन्ना, एजेंट 8 ईरम खान, एजेंट 9 क्रिस, एजेंट 10 जेम्स, एजेंट 11 रॉकी, एजेंट 12 जैक फोस्टर, एजेंट 13 वरुण यादव, एजेंट 14 चांदनी और आखिर में टीना जो एजेंट बनने योग्य नहीं है। सभी स्टूडेंट अपने नाम के साथ साथ सूर्य प्रताप के पास जाते और सूर्य प्रताप उनके शरीर पर उनका एजेंट लिख देते। जब अरबाज सूर्य प्रताप के सामने जाता है तो सूर्य प्रताप अपनी उस लंबी छड़ी में लगा लाल बटन दबाता है जिससे उसकी नोक गर्म होने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो पूरी लाल हो जाती है। सूर्य प्रताप अरबाज की छाती पर गर्म नोक वाले पेन से उसका एजेंट लिख देता। ऐसे करने से अरबाज की छाती जलने लगती है, पर अरबाज इस दर्द को बर्दाश्त कर पा रहा था। देखते ही देखते अरबाज की छाती पर 01 छप चुका था। ठीक इसी तरह बाकियों के भी शरीर पर उनका एजेंट खाल को जलाकर लिखा जाता है। रूबी और नरगिश में अपनान अपनी कलाई पर लिखवाया था। जब सबके शरीर पर एजेंट छप जाता है तब जेडो ऊंची आवाज में कहता है, डियर स्टूडेंट्स, अब से आप सभी एक अद्भुत फाइटर्स कहलाएंगे और अब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप एक एजेंट के रूप में हमारे साथ काम करें और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हैं और एक नई जिंदगी जी सकते हैं। तो आप सभी सोच समझकर अपना जवाब दे। टीना, रूबी, नरगिस और अरबाज ने पहले ही सोच रखा था उन्हें क्या फैसला लेना है। शुरुआत में तो उनका प्लान बस यहाँ से भागने का था, पर इतने वक्त तक यहाँ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहने के बाद उनका ख्याल बदल चुका था। अब यहाँ किसी को भी मौत का खौफ नहीं था और न ही उनके अंदर अब पहले की तरह इमोशंस बचे थे। इन सब के अंदर एक बड़ा बदलाव आया था और वो ये था कि अब इनमें से कोई भी बिना मार काट के नहीं रह सकता था। सब के सब अब ट्रेंड किलर बन चुके थे। ऐसे अद्भुत योद्धा जिनका दुनिया में किसी से कोई मुकाबला नहीं। रूबी का ग्रुप आपस में बातचीत करता है।
नरगिस कहती है, किसी भी दिन एलियन अटैक हो सकता है और मुझे उनका सामना करना है, अपने खंजरों से उनके सर काटने हैं मुझे, इसलिए मैं जेडो के साथ हूँ। अरबाज कहता है, किया तुम हमारे साथ हुई सारी भयानक घटनाएं भूल गई हो और ये भी कि इन लोगों ने हजारों मासूम लोगों को मारा है। रूबी कहती है, पर महान जेडो ने ये इंसानों के भले के लिए ही किया है, टीना ने कहा, और वैसे भी बड़ी जंग से पहले बलि तो देना स्वाभाविक है। वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट एक एक करके जेडो के सामने अपना एक घुटना नीचे टीका देते हैं और हाथ सीने पर रखकर सर झुकाते हैं। टीना और नरगिश भी जेडो आगे सिर झुका देते हैं। अब बस दो लोग बचे थे, अरबाज और रूबी। अरबाज चिंता भरी आवाज में कहता है, रूबी एक बार और सोच लो, तुम इस जेडो का गुलाम बनने जा रही हो। एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो। रूबी रूखे अंदाज में कहती है, मैंने फैसला कर लिया है और मैं उसे नहीं बदलने वाली। इंसानियत को बचाने के लिए मुझे जेडो का साथ देना होगा और मैं चाहती हूं कि तुम भी यहां रुक जाओ। अरबाज रूबी की बात का कुछ जवाब नहीं देता और गहरी सोच में डूब जाता है। अरबाज सोच रहा था, ये सब किया है, कल तक ही हमने बात को थी कि हम चारों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आज अचानक इन सभी ने अपना प्लान क्यों बदल लिया, आखिर एक रात में ऐसा किया हो गया। अरबाज को याद आता है कि किस तरह कल रात को उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया गया था और उसके बाद उसकी आंखें सीधा अपने बिस्तर पर खुलती हैं। अरबाज समझ जाता है को जरूर कल रात इन सबके साथ कुछ किया गया है जिससे सबका फैसला बदल गया। अरबाज बेहद गुस्से में था और उसका ये गुस्सा जेडो के लिए था। अरबाज जेडो को घूर कर देख रहा था। जेडो अरबाज के हाव भाव पढ़ लेता है और उसे अपने करीब आने को कहता है। अरबाज जेडो के पास जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, ये सब किया है तुमने, इन सब के साथ क्या किया? कल तक जो तुम्हारे खिलाफ थे, आज वो अचानक तुम्हारे सामने सर झुका रहे हैं। जेडो अरबाज से कहता है, पहले तो तुम अपनी हद में रहकर बात करो और भूलो मत कि तुम किसके सामने खड़े हो। अरबाज जोर से हंसता है, किया तुम मुझे डराने को कोशिश कर रहे हो? हा 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 हा। मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए, किसी भी कीमत में, फिर चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों न पड़े। जेडो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया, चलो ये भी ट्राई करके देख लो। 1 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे मारने के लिए जितना दम है दिखा दो, आज कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं भी नहीं। अरबाज ये सुन चौंक जाता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जेडो अरबाज को उकसाते हुए कहते हैं, किया हुआ तुम डर गए, तुमसे ज्यादा बहादुर तो यहाँ की लड़कियां है। अरबाज जेडो की बात से नाराज जाता है और म्यान से अपनी तलवार बाहर निकालकर जेडो की गर्दन पर रख देता है। जेडो ने उबासी लेते हुए कहा, चलो भी अब अटैक भी करो या बस यूं ही टाइम पास करते रहोगे। ओ शायद इसी वजह से रूबी ने तुम्हें कभी भाव नहीं दिया। जेडो की बात सुन अरबाज गुस्से में आकर कहता है, तेरी तो कमीने, तू तो गया है आज। क्या होगा आगे? क्या अरबाज जेडो को मार देगा? जानने के लिए पढ़ते रहे ये रोमांचक कहानी लव असैसिन्स, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में आज कुछ अजीब हो रहा था, सिर्फ अरबाज के सिवा बाकी सब ने जेडो के आगे सर झुका दिया था और एक एजेंट के रूप में वो सब जेडो के लिए काम करने को तैयार थे। अरबाज को तब हैरानी होती है जब रूबी भी जेडो के सामने सर झुका देती है। जब अरबाज जेडो से इस बारे में बहस करता है तो जेडो अरबाज से खुद को मारने के लिए कहते हैं। पहले तो अरबाज राजी नहीं होता, पर जब जेडो उसे उकसाता है तो अरबाज गुस्से में आकर जेडो के सर के ऊपर एक तेज वार करता है। जैसे ही अरबाज की तलवार जेडो की खोपड़ी पर लगती है, जेडो के सर दो हिस्सों में कटकर अलग हो जाता है। रूबी और बाकी स्टूडेंट्स ये नज़ारा देख शॉक्ड थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस जेडो के नाम से यहाँ का हर गार्ड और एजेंट काम पता था, अरबाज ने उसे मार दिया था।
वहां मौजूद बाकी गार्ड और बाकी खास एजेंट्स ये सब देखकर भी चुप थे। किया ये मर गया, पर कैसे? अरबाज ये सोच ही रहा था कि उसके सामने पड़े जेडो के सिर के टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में जेडो वापस से जिंदा हो जाता है और होश में आकर कहता है, तो अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं अमर हूं, मुझे मार पाना नामुमकिन है। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना फैसला जल्दी लो, हमें और भी बेस में जाना है। अरबाज असमंजस पे होता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, पर फिर भी वो बिना अटके कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने इन सब के साथ कल मेडिकल रूम में क्या किया। जेडो मुस्कुराते हुए धीरे से अरबाज के कान में बोला। ब्रेन अरबाज चौंक जाता है और स्टेज के नीचे खड़े अपने दोस्तों को देखता है। तुम एक दरिंदे हो, जेडो कहता है, मैं ये सब इंसानियत को बचाने के लिए कर रहा हूं। अरबाज दबी आवाज में कहता है, बहुत अच्छा तरीका है ये इंसानों को बचाने का। जेडो ने कहा, बस बहुत हो गया, अब बस अपना फैसला बताओ। अरबाज बहुत देर सोचता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर तभी उसकी नज़र रूबी पर जाती है, जिससे वो स्कूल टाइम से प्यार करता है। मुझे किसी भी हाल में रूबी के साथ रहना तो ठीक है। फिर इतना सोचकर अरबाज भी जेडो सामने घुटने टेक देता है, पर वो सर नहीं झुकाता। जेडो अरबाज से नाराज होकर खुद से कहता है, तुम जरूर मेरी नाक में दम करके मानोगे। अगर तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो अभी तुम्हारी आंखें निकाल लेता। जेडो ने कहा, आप सभी अब जो चाहे कर सकते हैं, बाहरी दुनिया में भी घूम सकते हैं। अब से एक हफ्ते बाद वर्ल्ड फाइटिंग टूर्नामेंट है और आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चुने गए हैं। तो अब आप यहां से जा सकते हैं। घूमो फिरो खाओ पियो, बस एक हफ्ते के बाद टूर्नामेंट के लिए तैयार रहना। इतना कहकर जेडो वहां से चला जाता है और सूर्य प्रताप स्टूडेंट्स के सामने आकर कहता है, आप सभी को घड़ी में नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। आप जहां भी जाओगे या जो भी करोगे उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। और एक बात दोबारा याद कर लो, अगर तुम अपनी कलाई घड़ी को जबरदस्ती उतारने या तोड़ने को कोशिश करते हो तो ये तभी ब्लास्ट हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। इट्स क्लियर नाउ, गो। टीना कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। नरगिस कहती है, गेस मेरी घड़ी में देखो, एक एरो का निशान शो हो रहा है। रूबी कहती है, तुम भूल रही हो, घड़ी यहाँ हम सबके पास है, तो हम तुम्हारी घड़ी में क्यों देखे। अरबाज कहता है, गेस अब चलो भी या यहीं खड़े रहने का इरादा है। अरबाज अपनी घड़ी में देखता है, उसे स्क्रीन पर एक लाल निशान दिखाई देता है जिस पर मार्केट लिखा था। अरबाज उस निशान पर क्लिक करता है तो उसकी घड़ी से एक होलोग्राम स्क्रीन दिखाई देती है। उस स्क्रीन में हेलीकॉप्टर और कार्स कलेक्शन नाम से ऑप्शन था। अरबाज कहता है, गेस तुम सब ये देख रहे हो ना, कितनी शानदार कार है। रूबी अपनी घड़ी में से भी होलोग्राम स्क्रीन बाहर निकालती है। अब रूबी के सामने एक बड़ी स्क्रीन थी। रूबी स्क्रीन में सर्च करती है, एग्जिट। उसके सामने इस बेस से बाहर निकलने के सभी रास्ते आ जाते हैं। रूबी एक ऑप्शन पर क्लिक करती है और उसके सामने वाली दीवार बीच में से किसी दरवाजे की तरह खुल जाती है। एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाता है, क्या मजाक है, मेरी घड़ी में अभी तक एक भी फीचर नहीं आया। तभी उसके पास खड़ा लड़का बोलता है, अबे बेवकूफ, ध्यान से देख, ये लाल बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर। ये क्रिस और जेम्स थे। क्रिश कहता है, थैंक यू यार, वैसे तू कहाँ जाने की सोच रहा है। जेम्स कहता है, तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। रूबी अपने दोस्तों से कहती है, चलो गेट खुल गया है। वो लोग गेट से बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं। अरबाज अभी भी अपनी होलोग्राम स्क्रीन में बिजी था। वो एक हेलीकॉप्टर को ध्यान से देख रहा
वाह कितना शानदार है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? बाय के ऑप्शन पर क्लिक करके देखता हूँ, वहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अरबाज अपनी जेब से मेटल कार्ड निकालता है और अपनी घड़ी की स्क्रीन पर टच कर देता है। अरबाज कहता है, ये क्या अमाउंट है? 1,00,00,00,00,00,00,1,000 क्या मैं इतना अमीर हो गया हूँ? फिर तो मैं ऐसे 10 हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूँ। एक 100 करोड़ का ही तो है। अरबाज उसे खरीद लेता है और उसकी स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर की बड़ी इमेज शो होती है। अरबाज स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता है और उसके सामने वाले पहाड़ के अंदर हलचल होती है और वो पहाड़ दो हिस्से में खुल जाता है और वहां से हेलीकॉप्टर बाहर आता है। उसके अंदर दो पायलट थे। रूबी कहती है, शानदार। अरबाज कहता है, चलो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। अरबाज, रूबी, नरगिश और टीना इस वक्त अरबाज के खरीदे हुए हेलीकॉप्टर में बैठे थे। वो लोग डिसाइड कर ही रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना है कि रूबी उन्हें मुंबई जाने को कहती है। अरबाज कहता है, तो ठीक है, हम पहले मुंबई ही जाएंगे। क्या किसी को कोई ऐतराज है हो तो वो खुशी खुशी नीचे प्लेन से नीचे कूद सकता है। टीना हंसते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं कूदना, मैं चलूंगी मुंबई। नरगिस कंधे उचकाते हुए कहा, ओके। अरबाज पायलट से मुंबई चलने को कहता है और एक गहरी सोच खो जाता है। शौर्य, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रूबी अब तक मेरी नहीं हो सकी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे मर जाने बाद रूबी को किसी न किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही, उस वक्त रूबी मेरी होगी। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में गुरु श्रेष्ठ हवेली में बैठे सबका इंतजार कर रहे थे। सानिया और आशीष गुरु श्रेष्ठ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में शौर्य भी वहां आ जाता है। शौर्य के बाल बहुत बड़े हो चुके थे और कंधे तक लटक रहे थे। आशीष का हाल भी कुछ यूं ही था। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, मुझे तुम्हें दो जरूरी बात बतानी है, पर उससे पहले तुम मुझको ये आर्यन कहाँ है? कल रात से नजर नहीं आ रहा। आशीष कहता है, पिताजी वो एक जरूरी काम से बाहर गया है और वो रात में ही आएगा। आप बताइए क्या कह रहे थे? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, तो फिर सुनो, अब से एक हफ्ते के बाद चाइना में वर्ल्ड फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है। ये टूर्नामेंट हर 10 साल में एक बार होता है और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों इसमें भाग लो और हमारी कला को दुनिया के सामने प्रदर्शित करो। आशीष कहता है, पर पिताजी ये तो हमारे नियमों के विरुद्ध है, फिर हम कैसे? शौर्य कहता है, गुरुजी इस टूर्नामेंट में ऐसा क्या खास है जो आप हमें उसमें हिस्सा लेने को कह रहे हैं? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, आशीष बेटा, कभी कभी नियम तोड़ना ही नीति संगत होता है और ये टूर्नामेंट कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। इसका आयोजन खुद जेडो ने किया है और उसने पूरी दुनिया को चुनौती दी है इसमें जीत कर दिखाने की। जेडो का नाम सुन शौर्य हैरान रह जाता है और उसके दिमाग में सारी पुरानी और बुरी यादें गूंजने लगती है। शौर्य कहता है, अगर ये टूर्नामेंट जेडो करवा रहा है तो पूरे चांस है कि मुझे वहां रूबी मिल सकती है। हाँ, मैं जरूर इस टूर्नामेंट में भाग लूंगा। आशीष कहता है, ठीक है, फिर जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। सानिया कहती है, मैं भी तैयार हूँ, वैसे भी पत्थर और पुतलों पर प्रैक्टिस करते करते बोर हो गई हूँ। शौर्य कहता है, गुरुजी, और दूसरी बात किया है जो आप बताने वाले थे? गुरु श्रेष्ठ शौर्य को फटकार लगाते हुए, दूसरी बात यह है कि तुम अभी के अभी जाओ और अपने ये जानवरों जैसे बाल कटवा कर आओ। देखो जरा खुद को, कितने बड़े बाल हैं तुम्हारे। सानिया के बाल भी तुम्हारे आगे छोटे हैं। और आशीष, तुम क्या शौर्य को कंपनी दे रहे हो? कान खोलकर सुनो, आज किसी भी हालत में तुम्हारे बाल कट जाने चाहिए, वरना मैं गेलेन से कहकर तुम्हें गंजा करवा दूंगा। आशीष सानिया से कहता है, ये सब तेरी गलती है, क्या जरूरत थी बाल छोटे करवाने की? गुरु श्रेष्ठ चिल्लाकर कहते हैं, सुनाई नहीं देता, किया जाओ यहाँ से अब।
गुरुश्रेष्ठ की चीख सुनकर शौर्य और आशीष वहां से भागकर बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद आशीष कहता है, देख ले भाई, तेरी वजह से पिताजी ने मुझे भी सुना दी। शौर्य कहता है, तुझे किसने कहा था मेरा हेयर स्टाइल कॉपी करने को? आशीष कहता है, ये सब छोड़, ये बता आर्यन कहाँ है? शौर्य कहता है, किया मतलब है तुझे नहीं पता? किया फिर तूने गुरुजी झूठ क्यों बोला? आशीष कहता है, और किया सच बता देता कि उनका चहिता आर्यन शराबी बन चुका है और रोज रात को पी के आता है। शौर्य कहता है, ये तो मुझे भी पता है, पर तू ये बता कि वो है कहाँ? कल घर आया भी था वो? आशीष कहता है, नहीं, वो कल नहीं आया था। आशीष की बात सुनकर शौर्य हैरान होते हुए कहता है, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आशीष कहता है, यार मुझे लगा वो रोज की तरह आ ही जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शौर्य कहता है, तू भी न चल, अब पहले शराब के ठेके की तरफ चलते हैं, वही पड़ा होगा पीकर। आशीष कहता है, हाँ चल, दोनों शराब के ठेके की और चल देते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें ठेके के पास भीड़ दिखाई देती है। आशीष और शौर्य भीड़ को चीरते हुए आगे जाते हैं और उन्हें वहां एक बेंच पर बैठा हुआ आर्यन दिखाई देता है। आर्यन शराब के नशे में डूबा हुआ था और उसके एक हाथ में एक और बोतल थी और दूसरे हाथ से वो ढोलक बजा रहा जिसे उसने गले में लटका रखा था। शौर्य कहता है, ये ऐसे क्यों बैठा है और इसके हाथ में ढोलक किया कर रहा है? आशीष कहता है, अबे भाई, तू वो रूमाल देख जो उसके पास फैला रखा है, देख उसमें चिल्लर पड़ी हुई, ये साला पीकर यहाँ तमाशा कर रहा है। शौर्य आगे बढ़कर आर्यन का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहता है, चल यहाँ से, बहुत देर हो गई है, तुझे गायब हुए। आर्यन शौर्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए शराबी अंदाज में कहता है, इरादों में अभी जान बाकी है, रुक जाओ, अभी शाम बाकी है, अभी नहीं, हम बाद में जाएंगे, घर भी हमारा जाम बाकी है। आशीष ने जोर से कहा, वाह वाह किया हुआ है आर्यन को। वो शराबी क्यों बन गया? किया होगा जब रूबी शौर्य से मिलेगी। जानने के लिए पढ़े लव असैसिन्स सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। शौर्य और आशीष आर्यन को जैसे तैसे हवेली लेकर आते हैं। हवेली आने के बाद आशीष आर्यन को जबरदस्ती एक काढ़ा पिला देता है, जिससे आर्यन का नशा एक पल में उतर जाता है, पर उसे बहुत थकान होने लगती है, जिस कारण वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। किस्मत से गुरु श्रेष्ठ इस वक्त हवेली में नहीं थे। सानिया जब आर्यन को नशे में देखती है तो वो हैरान हो जाती, उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ चल किया रहा है। इसलिए वो शौर्य और आशीष से इस बारे में बात करती है। सानिया पूछती है, किया, तुम दोनों मुझे बताओगे कि आर्यन के साथ किया चल रहा वो शराबी कब से बन गया? आशीष कहता है, सानिया, किया बताएं, हम तुम्हें कुछ बताने को हो तो बताएं भी। सानिया कहती है, अगर कोई बात नहीं है, तुम दोनों उसे चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से क्यों लाए हो? शौर्य, तुम ही बता दो। शौर्य कहता है, आशीष, मेरे ख्याल से हमें सानिया को बता देना चाहिए। आशीष कहता है, देख, मुझसे मत पूछ, मुझे तो इन बालों की टेंशन हो रही है, अगर पिताजी ने देख लिया न तो कसम से अपनी तरह मेरा मतलब टकला बना देंगे। शौर्य कहता है, हाँ भाई, चल पहले सैलून चलते हैं कटिंग करवाने। आशीष कहता है, हाँ चल भाई। शौर्य और आशीष तुरंत वहां से भाग जाते हैं। सानिया उन्हें रोकने के लिए आवाज देती है, पर वो नहीं सुनते और देखते ही देखते सानिया की आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। सानिया कहती है, ये तो चले गए, अब मुझे आर्यन के बारे में कौन बताएगा? हाँ, क्यों न उसी से पूछ लूँ, हाँ यही ठीक होगा। आखिर मुझे भी पता चले कि मेरे दोस्तों के साथ चल किया रहा है। एक तरफ मुंबई शहर में हेलीकॉप्टर एक ग्राउंड में लैंड होता है, उसमें से रूबी, अरबाज, टीना और नरगिश उतरते हैं। इन चारों ने अभी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की दी हुई यूनिफॉर्म पहनी थी जो ग्रे रंग थी। दिखने में ये किसी कमांडो कॉस्ट्यूम की तरह थी।
सब आपस में बात करते हैं। नरगिस ने हैरानी से पूछा, गेस तुमने एक बात नोट की, हमें भारत की सरहद पर किसी ने नहीं रोका। किसी देश में घुसने के लिए तो वीजा चाहिए होता है ना, फिर कैसे? रूबी ने कहा, क्योंकि हम सभी के पास सभी देशों का वीजा है। मैंने पहले ही इसे चेक कर लिया था और ये हेलीकॉप्टर पहले से सभी मिलिट्री बेस में रजिस्टर है और किसी देश की सरकार इसे नहीं रोक सकती। टीना ने कहा, क्या बात है, महान जेडो की पहुंच पूरी दुनिया पर है। अरबाज ने कहा, सभी देश की सरकारें जेडो के साथ है, शायद इसलिए ही जेडो इतनी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है और शायद इसलिए ही किसी भी देश की आर्मी हमें बचाने नहीं आई थी। नरगिस ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों को इतनी नॉलेज कहाँ से मिल गई? अरबाज ने कहा, जब हम सफर में थे तो हमने अपनी घड़ी के सभी फीचर और इंफॉर्मेशन को चेक कर लिया था। रूबी ने रूखे अंदाज में कहा, बातें हो गई हो तो अब चले। रूबी के बात करने का अंदाज बदल चुका था और उसके अंदर अब कोई इमोशन नहीं बचा। सिर्फ रूबी ही नहीं, बाकी सब स्टूडेंट्स और उनका कैरेक्टर बदल चुका था। टीना कहती है, हाँ पर अब हमें जाना कहाँ है, ये तो बताओ। रूबी कहती है, मेरे साथ चलते रहो बस। नरगिस और टीना कंफ्यूज थे कि रूबी उन्हें कहाँ ले जा रही है, पर अरबाज को पता था कि रूबी कहाँ जाएगी। अरबाज जोश के साथ कहता है, हम सब मिस्टर शौर्य से मिलने जा रहे हैं, वही शौर्य 12 साल से हम जिनकी कहानियां सुन रहे हैं, अब हमें उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा। रूबी अरबाज की बात का कुछ जवाब नहीं देती और बस चलती रहती है। बाकी सब भी अब चुपचाप बस चले जा रहे थे। आते जाते लोग इन चारों को बड़े ताज्जुब के साथ देख रहे थे। टीना ये सब नोटिस कर रही थी। टीना ने कहा, गेस, ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हम कोई भूत है? नरगिस ने कहा, हाँ सही कहा, सबकी नजरें बस हम पर ही है। पर क्यों? रूबी ने कहा, ये लोग हमें नहीं, हमारी इस अजीब यूनिफॉर्म को देख रहे हैं और हमारे हथियारों को भी। अरबाज ने कहा, शिट, हमें अपने हथियार कहीं रख देने चाहिए और अपने कपड़े भी बदल लेने चाहिए। टीना ने कहा, हाँ पर कहा, और केसेरूबी ने कहा, यहाँ पास ही में एक मॉल है, तुम तीनों वहाँ चले जाओ और अपने हथियार मुझे दे दो, मैं उन्हें छुपा दूंगी। टीना ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि बस हम तीनों मॉल चले जाएं, तुम नहीं चलोगी क्या? रूबी ने कहा, मुझे जल्द से जल्द बस शौर्य के घर जाना है। तुम जाओ। नरगिस ने कहा, ये ठीक नहीं है, तुम भी हमारे साथ पहले मॉल चलोगी और फिर हम सब साथ में शौर्य से मिलेंगे। और वैसे भी जरा सोचो, अगर शौर्य ने तुम्हें इस योद्धा टाइप कपड़ों में देख लिया और वो डर के तुमसे दूर भाग गया तो? रूबी ने कहा, मैं शौर्य को जानती हूँ, वो डरने वाला नहीं है। अरबाज ने कहा, रूबी बात को समझो, लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए पहले हमें अपना लुक बदलना होगा। रूबी ने कहा, आई डोंट केयर द पीपल, समझे तुम? रूबी ने ये कहा ही था कि उसकी घड़ी में एक वॉइस मैसेज आता है। ये मैसेज सूर्य प्रताप ने भेजा था। रूबी वॉइस मैसेज प्ले करती है। वॉइस मैसेज में सूर्य प्रताप भारी आवाज में कहता है, रूबी तुम एजेंट एक की कोई बात नहीं टाल सकती, तुम्हें उसके ऑर्डर मानने होंगे और याद रखना, तुम और तुम्हारे ग्रुप को अपनी पहचान दुनिया से छुपानी है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ चुकी हो। सूर्य प्रताप, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी स्क्रीन के आगे सोफे पर बैठा था, उसकी नज़र स्क्रीन पर थी जहां से वो सभी स्टूडेंट्स पर नज़र रख रहा था। सभी स्टूडेंट्स की घड़ी एडवांस थी, उसके अंदर हिडन कैमरा और ट्रांसमीटर मौजूद थे, जिसकी वजह से सूर्य प्रताप स्टूडेंट्स को देख और सुन पा रहा था। जब भी कोई स्टूडेंट कुछ गलती करता तो सूर्य प्रताप उसकी घड़ी में टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज देता। सूर्य प्रताप की नज़र अभी भी स्क्रीन के उस हिस्से पर थी जहां रूबी का ग्रुप था। रूबी ने कहा, चलो मॉल चलते हैं, सब मेरे पीछे आओ, मैं एक जगह जानती हूं जहां हम अपने वेपन्स छुपा सकते हैं।
रूबी सबको एक बंद पड़े घर के सामने ले जाती है और घर के दरवाजे पर लगे ताले के ऊपर तलवार से वार करती है और ताला टूट जाता है। सभी अपने हथियार उस घर में रखकर बाहर आ जाते हैं। टीना ने कहा, ये घर किसका है क्या तुम जानती हो? रूबी कहती है, ये मेरा ही घर, मुझे लगा यहाँ मेरे मोम डैड होंगे पर। रूबी उदास हो जाती है। नरगिस कहती है, गेस अब हमें मॉल चलना चाहिए। चारों लोग मॉल जाते हैं। अरबाज 5 मिनट के अंदर ही अपने कपड़े बदलकर सबका इंतजार करने लगता है। अरबाज ने व्हाइट साइड ब्लैक जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी थी। 1 घंटा बीत जाता है पर टीना, रूबी और नरगिस नहीं आते। उन्हें कपड़े पसंद करने में बहुत टाइम लग रहा था। अरबाज ने चिढ़ते हुए कहा, ऑफ ये लड़कियां भी न इतना किया टाइम लगा रही है। और ये रूबी पहले तो शौर्य से मिलने के लिए तड़प रही थी और अब देखो शॉपिंग मॉल आते ही उसे भूल गई। तभी अरबाज के पास ही में खड़ी एक लड़की कहती है, अरबाज में यही खड़ी हूँ। उस लड़की की बात सुन अरबाज कहता है, ओ मैडम आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता? अपनी बात पूरी करने के बाद अरबाज ने नजर उठाकर ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसको सोकट लगा। ओ रूबी, ये तुम हो क्या? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही, सच में यू आर लुकिंग एन एंजल। रूबी ने स्काई ब्लू रंग का टॉप पहन रखा था, उसके ऊपर सफेद रेशमी जैकेट। रूबी आज भला की खूबसूरत लग रही थी, इसलिए अरबाज बस उसे देखता ही जा रहा था। रूबी ने कहा, कितनी अनकंफर्टेबल है ये ड्रेस, पता नहीं टीना ने मुझे ये क्यों पहना दी। इतने में ही वहां टीना और नरगिस भी आ जाते हैं। नरगिस ने कहा, गेस में कैसी लग रही हूं? नरगिस ने व्हाइट टॉप रेड स्कर्ट पहनी थी। रूबी ने कहा, तुम अच्छी दिख रही हो। अरबाज ने कहा, क्या बात है नरगिस, तुम नॉर्मल कपड़ों में ऐसी दिखोगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। टीना ने कहा, हे गेस कोई मेरी तरफ भी देख लो, 1 घंटा लग मुझे कपड़े सेलेक्ट करने में। टीना ने काला टॉप और व्हाइट पैंट पहनी थी और उसके ऊपर रेड स्कार्फ। नरगिस ने कहा, नाइस लुक टीना। अरबाज ने कहा, अब बातें हो गई हो तो चले। सब लोग मॉल से निकल जाते हैं और टीना के पीछे पीछे शौर्य के घर की तरफ जाते हैं। शौर्य के घर आने के बाद शौर्य के घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर रूबी मुकुराने लगती है और भागकर शौर्य के घर में चली जाती है। अरबाज जब रूबी को मुस्कुराता हुआ देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। जब रूबी भागकर शौर्य के घर में जाती है तो अरबाज के साथ साथ नरगिस और टीना भी शौर्य के घर के अंदर चले जाते हैं। रूबी शौर्य के घर ने आने के बाद जोर जोर से शौर्य को आवाज देने लगती है, शौर्य शौर्य तुम कहाँ हो, देखो मैं आ गई। ऊपर जाती हुई सीढ़ी से एक औरत नीचे आती है और अनजान लोगों को अपने घर में देख उन पर चिल्लाती है, कौन हो तुम और बिना इजाजत अंदर कैसे आए, किया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? ये गुरु श्रेष्ठ की बहन इंदुमती थी। रूबी ने आश्चर्य से, आपका घर पर, ये तो शौर्य का घर है, कहाँ है वो, बुलाइए उसे। इंदुमती ने जब शौर्य का नाम सुना तो समझ जाती है कि ये लोग जरूर शौर्य के ही दोस्त होंगे, इसलिए वो उनसे अच्छे से बात करने का सोचती है। इंदुमती कहती हैं, आप सब शौर्य के दोस्त लगते, आप खड़े क्यों हो, आओ सोफे पर बैठो फिर इत्मीनान से बात करते हैं। सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। इंदुमती पूछती, अच्छा तो आप चाय लेंगे या कॉफी? रूबी ने फटाक से कहा, शौर्य, मुझे बस शौर्य चाहिए। इंदुमती ने कहा, अच्छा सुनो, शौर्य तो अब यहाँ नहीं रहता और उसने ये घर मुझे बेच दिया है। रूबी ने उदासी से पूछा, यहाँ नहीं रहता मतलब कहाँ गया वो? अरबाज इंदुमती की बात सुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसके रास्ते का कांटा अब हट चुका है। टीना ने मायूसी से कहा, शिट यार, इतनी दूर से खास उससे मिलने आए थे पर वही नहीं मिला। नरगिस ने टीना से फुसफुसाते हुए कहा, देख रूबी को, वो पहले से ही उदास है, अब तू शुरू मत हो जा। इंदुमती सोचती है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में शौर्य ने उसे बताया था।
अगर ये रूबी ही है तो मुझे इसे शौर्य के बारे में बता देना चाहिए। इंदुमती पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रूबी ने जवाब दिया, मेरा नाम रूबी है। इंदुमती ने कहा, फिर तुम उदास मत हो क्योंकि मुझे पता है कि शौर्य कहाँ है। रूबी ने उत्सुकता से पूछा और उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण आ गई। कहाँ है शौर्य, बताइए। इंदुमती की बात सुन अरबाज की खुशी पल भर में चकनाचूर हो जाती है। इंदुमती ने कहा, बताना किया, मैं तुम्हें एड्रेस ही लिख के देती हूँ, तुम बस 1 मिनट रुको। इंदुमती ने कागज पर गुरु श्रेष्ठ की एकेडमी का एड्रेस और अपना फोन लिख दिया। ये लो शौर्य, तुम्हें यहीं मिलेगा और अगर रास्ता समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन कर देना, मैंने अपना फोन भी लिख दिया है। रूबी फटाक से इंदुमती के हाथ से वो कागज ले लेती है और पढ़ती है, काठमांडू शौर्य, तुम वहां क्या कर रहे हो? किया होगा आगे इन सब के साथ, किया होगा टूर्नामेंट में, किया एलियन अटैक का होने वाला है, जानने के लिए पढ़े अगला चैप्टर, कहानी जारी है। रूबी शौर्य के घर से बाहर आती है और उसके पीछे पीछे अरबाज, नरगिस और टीना भी आ जाते हैं और वो सब रूबी को ही देख रहे थे जैसे वो अब रूबी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। रूबी ने सबकी तरफ देखकर कहा, गेस तुम्हें मेरे पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी ट्रिप खराब मत करो। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अब शायद हमारी मुलाकात सीधा टूर्नामेंट में होगी। अपनी बात कहकर रूबी चलने लगती है पर तभी टीना रूबी के पास में आ जाती है। टीना कहती है, तुम जहां जाओगी मैं भी वहां जाऊंगी। रूबी टीना की तरफ हैरानी से देखती है कि इतने में ही अरबाज और नरगिस एक साथ कहते हैं, और हम भी। अरबाज और नरगिस के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। रूबी भी उन्हें देख मुस्कुरा देती है। सब लोग अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे। सब एक पतली गली से होकर जा रहे थे कि इतने में ही एक छोटी लड़की जिसकी उम्र करीबन 10 साल होगी रोते हुए उनकी ओर भागी भागी आ रही थी और आकर सीधा अरबाज से चिपट जाती है और रोने लगती है। टीना कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है ये, पता नहीं कौन इसे यूं रुला रहा है। अरबाज ने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अरबाज ने उस बच्ची के आंसू पोंछे और नीचे झुक गई और बड़े ही प्यार से पूछा, किया हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? आपको कोई परेशान कर रहा हो तो मुझे बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। उस लकड़ी ने रोते हुए कहा, पापा गंदे हैं, वो मुझे मारते हैं। इतने में ही एक आदमी धोती पहने वहां आ जाता है। वो आदमी नशे में था और सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी, जैसे वो हफ्तों से नहीं नहाया हो। वो आदमी रूबी के पास जाता है और उस बच्ची का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके एक थप्पड़ मारता है। क्यों, कहाँ भाग रही थी, तेरी तो आज मैं टांगे तोड़ दूंगा, उस आदमी ने से कहा और उसे बालों से खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। वो छोटी बच्ची रोते हुए बस अरबाज को ही देख रही थी, जैसे वो उससे कह रही हो कि मुझे बचा लो, चलो हमें चलना चाहिए, ये इनका पर्सनल मैटर है, हमें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। रूबी ने रूखे अंदाज में कहा और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। रूबी को उस बच्ची से जरा भी हमदर्दी नहीं होती। टीना ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। नरगिस ने कहा, काश कि हम उसकी कोई मदद कर सकते, खैर किया कर सकते हैं। नरगिस, रूबी और टीना उस बच्ची को नजरअंदाज करके चलने लगते हैं। लेकिन अरबाज अभी भी उस बच्ची को देख रहा था और उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरबाज ने कहा, तुम चलो मैं अभी आया। इतना कहकर अरबाज उस आदमी की ओर चल जाता है। रूबी ये देख हैरान थी पर वो अरबाज जो कि एजेंट एक है उसकी बात मानकर टीना और नरगिस को लेकर वहां से हेलीकॉप्टर की ओर चले जाती है। अरबाज उस आदमी के पीछे था। अरबाज देखता है कि वो आदमी उस छोटी बच्ची को लेकर एक कच्चे घर में चला गया और उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी भी लगा दी। ये देख अरबाज सोचने लगा, इसने तो दरवाजा बंद कर दिया, अब कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है।
अरबाज ये सोच ही रहा था कि घर के अंदर से उसी बच्ची की चीख सुनाई देती है। इसकी तो अरबाज ने जब ये चीख सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने दरवाजा पर एक जोरदार किक दे मारी। उसकी किक से दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिरता है। अरबाज देखता है कि वो आदमी गर्म चिमटे को इस बच्ची के हाथ पर लगा रहा है। उस आदमी ने कहा, अबे कौन है तू और अंदर कैसे आया तू, साले काट के फेंक दूंगा। अरबाज ने गंभीर आवाज में कहा, कौन किसे काटेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। वो आदमी अरबाज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अरबाज बिना अपनी जगह से हिले उसे अपने करीब आने देता है। जैसे ही वो आदमी अरबाज के करीब आता है, अरबाज अपना हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। अरबाज की नज़र उस लड़की के जले हुए हाथ पर पड़ती है। फिर अरबाज देखता है कि वहां रखा गैस चूल्हा जल रहा है। अरबाज उस आदमी को चूल्हे तक ले जाता है और उसका मुंह जलते हुए चूल्हे दे मारता है देता है। देखते ही देखते उसका मुंह जलने लगता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख 50 फीट दूर तक सुनाई दे रही थी। वो आदमी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अरबाज की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अरबाज ने गुस्से में कहा, मेरा बाप भी मुझे ऐसे ही मारा पीटा करता था। मुझे नफरत थी अपने बाप से। पता नहीं तुम ओल्ड जनरेशन को ऐसा क्यों लगता ही बच्चों को मारना पीटना तुम्हारा हक है। अरबाज उस आदमी का गला छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में उसका चेहरा और बाल बुरी तरह जल जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो आदमी बहुत जोर से चीखा था और उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के उसके दोस्त और रिश्तेदार वहां आ जाते हैं और उसका जला हुआ मुंह देखकर दंग रह जाते हैं। अरबाज ने उस आदमी को अब छोड़ दिया था, पर उसने गैस अभी भी बंद नहीं करी थी। अरबाज के सामने अभी 10-15 लोग थे और सबके हाथ में डंडे और लोहे की रोड थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, तूने हमारे भाई का मर्डर कर दिया, तुझे तो हम मसल के रख देंगे। अरबाज उस छोटी बच्ची की तरफ देखता है जो अभी भी रो रही थी। अरबाज उसके पास जाता है और उसकी आंख पर उसी का रुपट्टा बांध देता है। फिर उससे अपने कान बंद करने को कहता है, जिस पर कर वो बच्ची अपने हाथों को कान कर रख लेती है। अरबाज ने कहा, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आओ। अरबाज की बात सुन उनमें से एक आदमी हाथ में रोड लिए अरबाज को मारने के लिए आगे दौड़ा। जैसे उसने अरबाज के मुंह पर लोहे को रोड मारनी चाहिए, अरबाज ने फुर्ती दिखाकर उसके हाथ से रोड छीन ली और अगले ही पल वो पूरा गोल घुमा और लोहे की रोड को उसके सीने में घुसा दिया। अरबाज ने ये काम इतनी तेजी से किया था कि वहां मौजूद बाकी सब अरबाज का ये मूव देख ही नहीं पाए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना तेज कैसे हो सकता है। वहां मौजूद सभी लोग अपने एक साथी के सीने में रोड घूंसी देख डर जाते हैं और अपने कदम पीछे बढ़ा लेते हैं। उन्हें ऐसा करते देख अरबाज जम्हाई लेते हुए कहता है, हाँ चलो भी कोई और नहीं आएगा किया। अगर ऐसा है तो फूटो यहाँ से, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए। अरबाज के वार्निंग देने पर भी उनमें से कोई भी वहां से नहीं जाता और सब बस अरबाज को गुस्से से घूर रहे थे। तभी एक आदमी चिल्लाता है, सब एक साथ टूट पड़ो, देखते हैं किस किस से लिपटेगा ये। और सब अरबाज के ऊपर टूट पड़ते हैं। अरबाज ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरबाज उस मरे पड़े आदमी के सीने से रोड खींचकर बाहर निकालता है और अपने हाथ से उस पर लगा खून साफ करता है और उन सब पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये सब अरबाज के सामने किसी गाजर मूली की तरह थे। अरबाज एक एक कर करके सबको मार रहा था। उसके फाइटिंग स्किल्स कमाल के थे। अरबाज ने उनमें से एक की आंखों में रोड घुसा दी और उसे दूसरी तरफ निकाल दिया। ठीक इसी तरह अरबाज उन सबको मौत के घाट उतार देता है। उनमें से बस एक आदमी बचता है जो पहले से ही अंधा था। अरबाज उसे न मारने का फैसला करता है और उसे भागने देता है।
अरबाज उस बच्ची के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर घर से बाहर चला जाता है। रास्ते में अरबाज को पूरा मोहल्ला देख रहा था। दरवाज़ा खुला होने की वजह से पूरे मोहल्ले के लोगों ने अरबाज को सबका कत्ल करते हुए देखा था। अरबाज उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए जा रहा, पर तभी अरबाज की नज़र कुछ रोते हुए बच्चों पर जाती है जो भागकर उसी घर में जाते हैं जहां अरबाज ने अभी खून की होली खेली थी। अरबाज उन्हें देख खुद से कहता है, शिट, ये किया कर दिया मैंने। एक बच्ची को बचाने के चक्कर में इतने सारे बच्चों को अनाथ कर दिया। थोड़ी ही देर में अरबाज को अपने पीछे रोती हुई औरतों को आवाजें सुनाई देती, पर अरबाज उन सब को नजरअंदाज करता है और सीधा इंदुमती के घर जाता है। इंदुमती के घर जाने के बाद अरबाज इंदुमती से उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए कहता है, जिसके लिए अरबाज बिना इंदुमती के कहे ही उसे पैसे का लालच देता है। अरबाज ने कहा, 10 करोड़ ठीक रहेगा, इसमें इसकी पढ़ाई लिखाई भी आराम से हो जाएगी और आपको आपकी जिम्मेदारी का इनाम भी मिल जाएगा। इंदुमती पहले तो उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए मना करती है, पर अरबाज के जोर देने पर वो मान जाती है। अरबाज उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देता है। उसके बाद अरबाज सीधा बैंक जाता है। अरबाज सीधा बैंक जाता है, पर बैंक में उसका वो काम नहीं होता जिसके लिए वो वहां गया था। अरबाज का इरादा अपनी गलती सुधारने का था। अरबाज को एक ज्वेलरी शॉप दिखाई देती है। अरबाज उसके अंदर जाता है और वहां के मालिक से बात करता है। अरबाज ने पूछा, आपकी शॉप में टोटल कितना गोल्ड है, मुझे उसकी कीमत बताओ। शॉप के मालिक ने मजकिया अंदाज में कहा, देख, माल तो करीब 3 से 4 करोड़ का है, पर कान खोल के सुन ले, मैं चंदा बिल्कुल भी नहीं देने वाला। अरबाज ने कहा, ठीक है, सब पैक कर दो, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद अरबाज ने वहां रखे क्यूआर कोड को अपनी घड़ी के स्कैनर से स्कैन किया और 4 का करोड़ पेमेंट कर दिया। जैसे शॉप के मालिक के फोन में मैसेज आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए अरबाज से कहता है, जे अभी करता हूँ साहब। इतना कहकर शॉप का मालिक ज्वेलरी पैक करने लगता है। अरबाज कुछ सोचता है और उसे टोकते हुए कहता है, अच्छा सुनो, किया आप मेरा एक काम कर देंगे? शॉप के मालिक ने कहा, हाँ हाँ साहब, कहिए क्या करना है। अरबाज ने कहा, यहाँ पास ही में एक बस्ती है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जिन जिन की आज मौत हुई है उनके परिवार को यहाँ ले आओ। शॉप का मालिक अरबाज की बात सुन तुरंत वहां से चला जाता है और जल्दी ही औरतों और बच्चों के समूह को वहां ले आता और शॉप के अंदर अरबाज के पास जाकर कहता है, जैसा आपने कहा था हम सबको ले आए, पर आपने इन्हें यहाँ बुलाया क्यों है? अरबाज ने पूछा, टोटल कितने लोग हैं? शॉप के मालिक ने जवाब दिया, कुल 14 औरतें और 20 से बच्चे हैं। अरबाज ने कहा, एक काम करो, सारा सोना 34 जगह बराबर पैक कर दो और उन औरतों और बच्चों में बांट दो। अरबाज की बात सुन शॉप का मालिक हैरान हो जाता है, पर बिना कोई सवाल किया सोना बराबर उन सब में बांट देता है। उसके बाद दुकानदार आखिर अरबाज से पूछता है, साहब आप ये सब इस गरीब लोगों को क्यों बांट रहे हो, क्या आज आपका जन्मदिन है? अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, वो किया है कि इन सभी औरतों के पतियों को मैंने ही मारा है और हर जाने के रूप में इन्हें ये दे रहा हूँ। दुकान के मालिक ने कहा, किया साहब आप भी न मजाक कर रहे हैं? नहीं बताना तो मत बताएं, हमें उल्लू क्यों बना रहे हैं? थोड़ी ही देर में अरबाज की घड़ी में एक वॉइस मैसेज आता है। ये मैसेज टीना ने भेजा था। अरबाज मैसेज प्ले करता है। अरबाज, कहाँ हो तुम और कितनी देर लगेगी? जल्दी आओ, रूबी गुस्से से आग बबूला हो उठी है। अरबाज मैसेज टाइप करता है, बस 5 मिनट और मैं, रुको मैं आ रहा हूँ। अरबाज अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। अरबाज शॉप से बाहर जाता है जहां वो सभी औरतें बच्चे जमा थे। अरबाज उनसे नजरें बचाकर वहां से निकल जाता है। क्या होगा आगे?
क्या रूबी और उसके दोस्तों पर हमला होने वाला है? जानने के लिए पढ़े अगला चैप्टर अभी।